अच्छा जी, तो ठीक है, मैं भी अब से तुम्हें आप ही कहूँगा। मैंने कहा, नहीं, इतनी मुश्किल से तो आप तुम पर आए हो, अब फिर से आप पर जाना चाहते हो। नीतू ने चिढ़ते हुए कहा, यार अगर आप मुझे इज्जत देकर बात कर रहे हो तो मैं भी करूँगा। ये कहाँ लिखा है कि सिर्फ पत्नियां ही पति को आप कह सकती हैं और पति नहीं। मैंने तर्क दिया। वैसे एक बात कहूँ, नीतू ने शर्माते हुए कहा। हाय हाय, शर्म से गाल लाल हो गए आपके तो। मैंने नीतू की टांग खींचते हुए कहा, ये हम दोनों का एक दूसरे को आप कहना एक अजीब सा एहसास दिलाता है, लगता है मानो जिसमें हजारों तितलियां उड़ रही हो। क्या यही प्यार है? नीतू ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आंखों में मुझे आज अलग ही कसक दिखी। इधर मेरी आंखों में सुनापन था और मुझे अपने जज्बात नीतू छुपाने थे। इसके आगे मैं कुछ बोल ना पाया और नीतू को अपने सीने से लगा लिया। शाम होने को आई थी, इसलिए मैंने नीतू से कहा कि घर चलते हैं, ठंड में बाहर ठिठुरने से अच्छा है घर जाकर बैठें। तभी घर से फोन आया। जी, वो एक जरूरी मीटिंग थी और मैं उसके बारे में भूल गया था। कपड़े? जी वो मैंने यहाँ से ले लिए थे, कल एक और मीटिंग है, उसके बाद मैं परसों आ जाऊंगा। और हाँ, मैं अपने पार्टनर को भी साथ ला रहा हूँ जी। ... जी ठीक है, माँ से कह दीजिएगा कि वो चिंता ना करें। पिताजी से बात करके मैंने उन्हें इत्मीनान दिला दिया था कि मैं ठीक ठाक हूँ। इधर मेरे मुंह से मिलवाने की बात सुन नीतू भी बहुत खुश थी। हम घर लौटे तो डैडी जी से थोड़ी डांट पड़ी, तुम दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई है, ज्यादा इधर उधर घूमा ना करो। पर मम्मी जी मेरे बचाव में सामने आईं, इसे नीतू को डांटो, सागर को यही ले गई थी, वो तो बेचारा कुछ कहता नहीं इसे। बहुत दिन हुए ना तुझे डांट खाए। डैडी जी ने नीतू को थोड़ा डराया और नीतू का सर झुक गया। सॉरी डैडी जी, नेक्स्ट टाइम से हम दोनों ध्यान रखेंगे। मैंने नीतू का बचाव किया और ये देख डैडी मम्मी हंस पड़े और हम दोनों हैरानी से उन्हें देखने लगे। बेटा अभी शादी नहीं हुई और तुम अभी से इसकी गलतियों पर पर्दा डाल रहे हो? डैडी जी ने हंसते हुए कहा। रात को खाने के बाद मैं वॉक लेने के लिए अकेले निकल पड़ा। जब वापस आया तो नीतू नाराज हो चुकी थी। अकेले क्यों गए? मैं भी चलती, नीतू बोली। बेबी, दोबारा डांट खानी है? मैंने बहुत प्यार से नीतू से पूछा तो उसे डैडी जी की डांट याद आ गई। मैं वॉशरूम गया और वापस आया तो नीतू ने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों सोफे पर टीवी के सामने बैठ गए। कुछ देर बाद डैडी जी और मम्मी जी भी बैठ गए। 9 बजे और मम्मी डैडी उठकर सोने के लिए चले गए। उनके जाते ही नीतू मुझसे सट कर बैठ गई। फिर अचानक ही उसने मुझे अपना सर उसकी गोद में रखने को कहा। वो मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी। अगर आप आज ना आते तो मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी जान दे दूंगी, नीतू बोली। मैं उठ के बैठा और मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। साक्षी को तो मैं खो चुका हूँ, अब तुम्हें खोने की ताकत नहीं रही मुझ में। भूल कर भी कभी ऐसा कुछ मत करना, वरना तुम्हारे साथ मैं भी मर जाता। मैंने कहा तो नीतू ने मेरे आंसू पोंछे और बोली, ना आपने साक्षी को खोया है और न मुझे खाओगे। नीतू ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद वो जानती थी कि उसे क्या करना है। मेरे दिमाग ने नीतू की बात को ठीक से समझा ही नहीं। मुझे लगा कि वो मेरा दिल रखने को ऐसा कह रही है। आगे हम कुछ बात कर पाते उससे पहले ही मम्मी जी आ गई और हमें ऐसे गले लगे देखकर प्यार से टोकते हुए बोली, बेटा और 2 महीने की बात है। सुनकर हम दोनों शर्म से लाल हो गए और दूर दूर बैठ गए। चल नीतू सो जा, मम्मी जी बोली। आप चलो मैं आती हूँ, नीतू ने हंसते हुए कहा और मम्मी जी के जाते मेरी गोद में सर रखकर सो गई। मैंने नीतू के माथे को चूमा और उसे गोद में लेकर कमरे में आया और धीरे से मम्मी जी की बगल में लिटा दिया। घड़ी में अभी 10 बजे थे और मुझे 12 बजने का इंतजार था। मैं चुपचाप आकर सोफे पर बैठ गया और फोन में साक्षी की तस्वीरें देखने लगा। स्क्रीन पर उसके गालों को सहलाता और उस प्यार को महसूस करने की कोशिश करता। दिल अंदर से बहुत दुखी था और आखिर एक बाप के आंसू छलक ही आए। वो दर्द बाहर ही गया और मैं सोफे पर लेटा उस दर्द को अपने अंदर दफन करने में लग गया। पर दर्द को वापस सीने में दफन करना इतना आसान नहीं होता। मुझे ये डर भी सता रहा था कि अगर मम्मी डैडी जी ने मुझे यहाँ ऐसे देखा तो मैं उनसे क्या कहूँगा। उनसे सच भी तो नहीं कह सकता था, वरना वो मेरे बारे में क्या सोचते। और फिर शायद मैं और नीतू फिर कभी एक नहीं हो पाते। मैंने अपने आंसू पोंछे और टाइम देखा तो घड़ी में 11:59 हुए थे। मैं डैडी जी वाले कमरे में आया जहाँ मैंने केक रखा था जो मैंने वॉक पर जाते समय खरीदा था। उसे लाकर मैंने ड्राइंग रूम में रखा और कैंडल जलाए। फिर मैं नीतू को उठाने गया। नीतू बाई तरफ करवट लेकर लेटी थी। मैं उसके सामने घुटनों पर बैठ गया, झुककर उसके गालों को चूमा और खुसफुसाती हुए कहा,
हैप्पी बर्थडे माय वुड बी वाइफ। ये सुनते ही नीतू ने मुस्कुराते हुए आंख खोली और उठकर बैठी। कमरे में उस वक्त रोशनी कम थी, इसलिए वो मेरी लाल आंखें नहीं देख पाई और सीधा मेरे गले लग गई। बिस्तर पर हुई हलचल से मम्मी जी की आंख खुल गई और उन्होंने साइड लैंप ऑन कर दिया। उन्होंने हम दोनों को गले लगे हुए देखा तो प्यार से बोली, तुम दोनों की शादी जल्दी करनी पड़ेगी वरना तुम दोनों मुझे सोने नहीं दोगे। पर मम्मी जी की बात सुनकर भी नीतू मुझसे चिपकी रही। मम्मी जी नीतू का बर्थडे भूल गई थी, इसलिए मैंने अपने होंठ हिलाते हुए उन्हें इशारे से याद दिलाया कि नीतू का बर्थडे है। बेटी थोड़ा तो शर्म किया कर, बर्थडे है तो क्या सागर को छोड़ेगी नहीं। ये सुनकर नीतू मुझसे अलग हुई और उसने मेरी लाल आंखें देख ली और उसे समझते देर न लगी कि ये लाल क्यों है। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही मम्मी जी ने उसे अपने गले लगा लिया और बोली, हैप्पी बर्थडे मेरी लाडो को दुनिया की सारी खुशियां मिले। मैं भी जान गया था कि नीतू ने मेरी लाल आंखें देख ली है और अब वो जरूर पूछेगी, इसलिए उससे नजरें चुराते हुए मैं डैडी जी को उठाने चल दिया। डैडी जी को तारिक का अंदाजा नहीं था और उन्हें लग रहा था कि बर्थडे परसों है, पर मैंने उन्हें यकीन दिलाया तो वो उठे और उन्हें बुरा ना लगे, इसलिए मैंने उन्हें इस बात के बारे में कुछ नहीं कहा। वो बाहर आए तो ड्राइंग रूम में केक पर मोमबत्ती जलते हुए देखी और वो मेरा प्लान समझ गए। डैडी जी नीतू की बाईं तरफ बैठ गए और उसे अपने गले लगाकर जन्मदिन की बधाई दी और बहुत सारा प्यार दिया, पर नीतू की नजरें मुझ पर गड़ी हुई थी। नीतू की नजरें मुझे चुभ रही थी और मैं आज के दिन को अपना दुखड़ा सुनाकर खराब नहीं करना चाहता था। चलिए केक काटते हैं, मैंने नीतू से आंखें चुराते हुए कहा। केक की बात सुनकर मम्मी जी चौंक गई, पर मैं नहीं चाहता था कि तू को लगे कि उसके मम्मी डैडी उसका बर्थडे भूल गए, इसलिए मैंने सारा क्रेडिट उन्हें दे दिया। डैडी जी ने केक मंगवाया है, चलो जल्दी। इतना कहकर मैं सबसे पहले बाहर आया और सारी लाइट्स जला दी। पीछे से मम्मी डैडी और नीतू आ गए। केक पर मैंने जानबूझकर हैप्पी बर्थडे नीतू लिखवाया था, क्योंकि और कुछ लिखवाता तो हम दोनों ही मम्मी डैडी के सामने शर्मा जाते। केक काट के वो पहला टुकड़ा डैडी जी को खिलाने लगी, पर डैडी जी ने उसका हाथ पकड़कर मेरी तरफ कर दिया और नीतू ने हंसते हुए मुझे केक खिलाया और फिर मैंने एक छोटी सी बाइट नीतू को खिलाई। उसके बाद उसने मम्मी डैडी को खिलाया और हम सारे ड्राइंग रूम में ही बैठ गए। डैडी कल सुबह हम दोनों बर्थडे सेलिब्रेट करने जाएं, नीतू ने शर्माते हुए कहा। ठीक है, पर रात का डिनर साथ करना है, डैडी जी ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर नीतू खुश हो गई, डैडी जी के गले लग गई। कल का प्रोग्राम सेट था तो मम्मी डैडी और मैं उठ खड़े हुए ताकि सोने जा सके, पर नीतू ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बैठने को कहा। मैंने गर्दन ना में हिलाई, क्योंकि एक तो मुझे पता था कि वो क्या पूछेगी और दूसरा डैडी जी कहीं डांट ना दे। नीतू ने एकदम से मुंह बना लिया और मुझे उसके पास बैठना पड़ा। डैडी मम्मी ने जब देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोले, बेटा ज्यादा देर तक जागना मत, और वो सोने चले गए। नीतू ने मेरा चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और बोली, साक्षी को याद करके रो रहे थे ना। साक्षी का नाम सुनते ही मैं खुद को रोक नहीं पाया और आंखें फिर छलक आई। नीतू ने मुझे कसकर गले लगा लिया और बोली, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। फिर मेरी पीठ पर हाथ फेरती रही ताकि मैं चुप हो जाऊं। बड़ी ताकत लगी मुझे खुद को संभालने में ताकि मैं नीतू का ये स्पेशल दिन अपने रोने धोने से बर्बाद न कर दूं। मैंने अपने आंसू पोंछे और नकली मुस्कुराहट होठों पर चिपकाते हुए कहा, शुक्रिया, चलो अब सो जाते हैं, सुबह का क्या प्लान है। पर नीतू मुझे अच्छे से समझती थी और चूंकि हम घर पर थे इसलिए यहाँ वो कुछ ज्यादा पूछ नहीं सकती थी। कल का सारा दिन हम साथ स्पेंड करेंगे। इतना कहते हुए वो खड़ी हुई और एक बार मुझे अपने गले लगा लिया और इस बार मैंने खुद को रोने से रोक लिया। मैं आशु को उसके कमरे के बाहर छोड़ा और मैं डैडी जी वाले कमरे में आकर सो गया।